नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के अभी तक के शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें शामिल होंगी। जम्मू कश्मीर में आज अभी तक क्या कुछ खास रहा उस पर मुकम्मल नज़र होगी। कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारियाँ और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन जिनकी तादाद 11 के करीब बताई जाती है, टर्मिनेशन ऑर्डर्स, उस पर सियासी लीडरान का बयान आया चाहता है। इसके अलावा अलहाज फाजिल कश्मीरी का आज जो दिन मनाया गया, बरसी के सिलसिले में श्रीनगर में तकरीब मुनक्किद हुई। नामवर अदबा, शायरों के अलावा ब्रॉडकास्टर्स ने लिया हिस्सा। मरहूम को किया ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 35A के बाद मनसूखी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के बीचों बीच में ज़राए के हवाले से खबर है कि नई दिल्ली से बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस के बगैर स्टेट रेस्टोर करने के अहकाम सादिर कर सकते हैं। इतलात के मुताबिक कुल जमाती मीटिंग के बाद यह बड़ा बयान है क्योंकि 4 यूनियन मिनिस्टर्स अब जम्मू कश्मीर में दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाकों का दौरा करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे कबल भी 370 खत्म करने के बाद तकरीबन 35 से ज्यादा मिनिस्टर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर आते रहे और उन्होंने 2020 में 36 मिनिस्टर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हिदायत पर लद्दाख और बाकी इलाकों का भी दौरा किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। लेकिन इसी बीच में अब बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़े कीन है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बयान ज़राए के हवाले से जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द स्टेटहुड रेस्टोर किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल स्टेटस पर कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है। जी हां, इस बीच में बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग से मिला था, उसके बाद बयानबाजियां काफी ज्यादा तेज हुई और कुल जमाती मीटिंग के बाद अब असरात आने लगे। कोशिशें की गई और 14 मेंबरान का डेपुटेशन या डेलीगेशन, जिसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और बाकी लीडरान मौजूद थे। अब बड़ी खबर आ रही है कि इस कुल जमाती मीटिंग के हाशिए में अब कहीं ना कहीं नताइज आने लगे हैं। ज़राए के हवाले से खबर है नई दिल्ली से कि प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए बड़े कीन हैं, लेकिन 370 और 35A का स्पेशल स्टेटस जो है उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। स्पेशल स्टेटस के बगैर जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को रेस्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्पेशल स्टेटस के बगैर ही बातचीत होगी। बड़ी खबर नई दिल्ली से। इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों की तरफ से रिएक्शंस आया चाहती है। आइए सुनते हैं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को, मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल साउथ कश्मीर से, उनको सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। उनका ये कहना है कि स्टेट जो है वो फौरन ही वो जो रेस्टोरेशन होगी तो वो ठीक बात है, लेकिन अगर जमीनी सतह पर कोई अचीव करना है, जो हमारा जो पीस है, जो अमन है, तो उसके लिए तो हमारी जो भी गारंटीज हैं स्पेशल स्टेटस की जो दी हुई थी, जो जिनका आईन में हमें गारंटी दी गई थी, उसको रेस्टोर करना लाजमी होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि क्या वजह है कि हम कतार रहे हैं यहाँ पर रेस्टोर करने में, जबकि हम नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं। मैं बार बार ये कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो उन्होंने नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशंस की बात की थी पहले दिन जब उन्होंने ज़मानी इक़्तिदार संभाला था, उस पर उनको कायम रहना चाहिए। हमारी यहाँ यही इस्ता होगी कि आप जो कुछ आपने लिया वो वापस कीजिए, क्योंकि जो 2 साल का था आपका तजुर्बा है, कहीं कोई कामयाबी नहीं हुई। हम उसी पर मुस्तर हैं कि देखिए, अगर जमीन पर आपको अमल करना है, जमीन पर यह तरक्की की दौड़ में हमारी जम्मू कश्मीर शामिल होना चाहिए, तो आप 4 अगस्त के जो भी पोजीशन है वो बहाल कीजिए। 5 अगस्त को भूल जाइए और आप बसी कल्बी का मुजाहरा कीजिए, खुद एहतसाबी का मुजाहरा कीजिए और ये मानिए कि 5 अगस्त के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, इट वॉज जस्ट अ मिस एडवेंचर और कुछ नहीं। 4 अगस्त कीजिए, उसके बाद जो हमारे कंसर्न्स है आपस के जमीनी सतह पर, वो कंसर्न्स हम कर सकते हैं आपस में, बातचीत से वो हम कर सकते हैं एड्रेस। तो कोई बात जो हमारा रीजनल ऑटोनॉमी की बात होगी, तीनों रीजन्स की, या किसी ग्रुप की खास मखसूस ग्रुप के जो राइट्स हैं उनका कंसर्न होगा, या जो हमारे बाहर के जो मैरिजेस जो होती हैं उनके जो सेकंड जनरेशन के राइट्स हैं उस पर बात हो सकती है। लेकिन पहली बात है, अमन के लिए शर्त अव्वल ये है, आप 4 अगस्त बहाल कीजिए, उसके बाद बातचीत कीजिए। और मुझे लगता है इसके साथ एक और मैं गुजारिश करूंगा, मुझे लगता है अगर ये उनका मन है
जो कि उन्होंने इसका इजहार किया, तो ये डिमनेशन वगैरह का यूटी के लिए ये इसको मौखर कीजिए और वाज़ेह ऐलान कीजिए कि ये होगा नहीं, स्टेट ही होगी और स्टेट के बाद ही इलेक्शन होगा। नाज़रीन, रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी अपना पार्टी का व्यू रख रहे थे और कह रहे थे कि स्पेशल स्टेटस के बगैर स्टेटहुड का रेस्टोर करना, दरअसल जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर मरकज़ में अब 4 अगस्त 2019 को हम वापस लाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी ख़बर यह है कि इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात जो कि 2018 से अभी तक नहीं हो पाए हैं वो भी हो सकते हैं। लिहाजा अगले 5-6 महीने में जहाँ एक तरफ डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तकरीबन अब मंजर आम पे आया चाहती है, उन्होंने 7 सीटें बढ़ाने की कहीं रिपोर्ट तैयार कर रखी है। इसके अलावा 2011 के सेंसस से आगे बढ़ने का उन्होंने इंदिया दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात भी होंगे और स्टेटहुड भी रेस्टोर किया जा सकता है, क्योंकि कई पार्टियों का लगातार बयान है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाना चाहिए। नाज़रीन, अब एक और मौजू, जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन पर एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार ये बताते हुए कहा कि ऐसे मुलाजमीन जिनका ताल्लुक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में होगा उन्हें बाहर चलता कर दिया गया। 11 मुलाजमीन के बरतरफी के अहकामात कल शाम को ही सादिर किए गए, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन के 2 फर्जंद, जिनमें एक ज़री यूनिवर्सिटी में और दूसरे फर्जंद जो हैं वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उन्हें बरतरफ किया गया। इसके अलावा खिरम का इलाका है जहाँ पर पहली खातून सरकारी मुलाजमा है रज़िया सुल्तान, जो कि सरकारी टीचर थी और उनके वालिद का नामालूम अफराद ने कत्ल किया था। बाद में एसआरओ के तहत नौकरी के अहकाम सादिर किए गए थे। उस वक्त सीआईडी ने अपनी वेरिफिकेशन की थी और उनके पास पासपोर्ट वगैरह बाकी तमाम लवाजमात हैं जो सीआईडी डिपार्टमेंट ने मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल की थी और रज़िया सुल्तान को सरकारी स्कूल में टीचर तैनात कर दिया गया था। जो भी लवाजमात थे वो पूर्ण करने के बाद एसआरओ के तहत उन्हें भी बरतरफ किया गया। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। इससे कबल आपको याद होगा अप्रैल में एक सरकारी टीचर क्रालपोरा नॉर्थ कश्मीर से असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका ताल्लुक उधमपुर से था, और इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट भी कई एक मुलाजमीन को एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के पादाश में नौकरियों से बरतरफ किया गया। और आर्टिकल 311 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चूँकि इस वक्त प्रेसिडेंशियल रूल है और इसमें अपील के चांसेस कम हैं, लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट की जो पॉपुलर गवर्नमेंट की वापसी होगी इंतखाबात के बाद, हो सकता है कि उस वक्त के इकदाम किस तरह से, फिलहाल टर्मिनेशन के अलावा इनके पास कोई दूसरा चाराजोई का दरवाज़ा नहीं है। लेकिन इसी बीच में बड़ी रिएक्शन आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज डिसएम्पावरिंग पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन ग्रैब ऑफ सीडो नेशनलिज्म बाय। ये कहना है महबूबा मुफ्ती का कि मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन पर जिस तरह से सख्तियां करनी शुरू करी, जम्मू कश्मीर को बड़े हल्के से लेने की कोशिश की गई और जम्मू कश्मीर के अवाम को सजाएं दी जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती का बड़ा ट्वीट 11 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी के फौरन बाद, बड़ा सियासी ट्वीट। जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी भी बड़ी पार्टी ने, मेन स्ट्रीम पार्टी ने इस पर लबकुशाई तक नहीं की, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इस तरह से आप लगातार निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि निकाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे हालात जो हैं, जिस तरह से एतमाद साजी कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, यह हकीकत से बईद है कि आप सरकारी मुलाजमीन की वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद 10-10 साल, 15-15 साल मुकम्मल होने के बाद, 20 साल मुकम्मल होने के बाद उन्हें आप बरतरफ कर रहे हैं। इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान तर्जमान रूफ अहमद भट्ट ने भी अपने ख्यालात का इजहार सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर कुछ इस तरह से किया। दिल्ली की दूरियां दूर करने थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर निकले थे। जो फैसले जजेस के फैसले होने चाहिए, जो अदालतों के फैसले होने चाहिए थे, वो आज हमारी सरकार खुद ही कर रही है कि अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम की बुनियाद पे ही उससे जो है उसके साथ नाइंसाफी उसे निकाला जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो ये ज़्यादती हो रही है, ये तो दुनिया का लॉ है। जब आप किसी चीज़ को हद से ज़्यादा जो है दबाने की कोशिश कर रहे हो तो वो रिवोल्ट करता है। मैं ये समझता हूँ कि इससे जो है बर्बादी के सिवा लोगों
लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान दूरियां बढ़ जाएगी। इससे जो है गम गुस्सा ज्यादा आप देख रहे हो आज के लोगों में, यहाँ के लोग गम गुस्से से जो है निहाल है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि सब इस चीज पे जो है इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ज्यादतियां हमारे लोगों के साथ होगी, क्योंकि अभी अगर आप किसी को जो है किसी के खिलाफ अगर FIR है तब तक वो इल्जाम ही होता है जब तक वो कन्विक्ट न हो अदालत में। ये काम अदालतों का है, ये काम जो है गवर्नमेंट का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जोर जबरदस्ती की जो पॉलिसी अपनाई जा रही है ये दुनिया में माजी में फेल हुई है। हमने देखा अफगानिस्तान से कैसे अमेरिका निकला, वियतनाम से कैसे अमेरिका निकला। दुनिया में जोर जबरदस्ती की पॉलिसीज नहीं चलती है। जब भी आपको अपनों को अपनाना हो तो जरूरत इस बात की हो कि बातचीत के जरिए मसले मसाइले जो है हल किए जाए, न कि जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे। मैं ये समझता हूं कि इससे जो है एक ऐसा तूफान आ सकता है कि जो थमने का नाम नहीं लेगा। मैं ये समझता हूं कि इन चीजों को जो है रिकंसिलेशन की जरूरत है, इन चीजों को जो है रिकंसिल करने की जरूरत है। इस तरह फोर्सफुली लोगों को दबाना, मैं ये समझता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और इससे जो है बर्बादी आएगी और इससे जो है ऐसा तूफान आ सकता है जो थमने का नाम। ये सरासर गहराई नहीं है। आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है हर एक सरकारी मुलाजिम को कि उसको मुलाजमत से बरतरफ न किया जाएगा तावक्त कि जो आइन जिसकी निशानदेही करता है वो जो ज़ाब्ता है उसको फॉलो नहीं किया गया। ये तो जो बुनियादी हुकूक है एक मुलाजिम के, आप आर्टिकल 14 की बात कीजिए, आर्टिकल 16 की बात कीजिए, उसके अलावा आर्टिकल 311 की बात कीजिए, ये सारा सरासर ये नाइंसाफी है और गहराई नहीं है। भाई अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है तो आप एक इंक्वायरी लगाइए, उसको मौका दीजिए कि वो अपना मौकफ रखे। अगर आपको लगता है कि आपकी नजर में, आपकी नजर में ही नहीं बल्कि कानून की नजर में उसने कोई उससे ऐसा कुछ काम सरजद हुआ है जो जायज का बनाता है उसको उसका नौकरी से बरतरफ किया जाए, तो आप उनको मौका दीजिए, वो अपना मौकफ साफ करें। आपको मालूम नहीं आप क्या कर रहे हैं। कभी आप दिल्ली और दिलों के दरमियान दूरियों की मिटाने की बात करते हैं, कभी आकाश में उड़ान की इर्शा की बात करते हैं, कभी नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशंस की बात करते हैं, कभी खुद को साथ लेने की बात करते हैं, और कभी वो ऐसे इकदाम करते हैं जिससे दूरियां तो बढ़ जाएंगी, वो तो बढ़ ही रही है। हर दिन एक नया खंजर पायोस्त करना कहाँ का इंसान है? ये बिल्कुल गैरआईनी है जी। और आप क्या, कोई किसी का फर्जंद है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की दफ्तर है, तो उस वजह से आप उसको बरतरफ करेंगे? भाई हर एक का अपना नजरिया है। अगर आपको लगता है सरकारी मुलाजमत में रहते हुए कानून की नजर में उनको सरकारी नौकरी से बरतरफ करने का एक जवाब बनता है, तो उनको एक मौका दीजिए ना अपना मौकफ रखने का। वो तो आइन का तकाजा है, वो नहीं हो रहा है। तो जनाब ये सारा सरासर, जैसे मैंने कहा, ये सरासर गैर आईनी है, नाइंसाफी सरासर है। नाज़रीन, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में क्या आप किसी भी जगह देखें जो शख्स कौमी दायरे से इत्फाक ना रखता हो और उसके बाद लगातार जो है उनके अफराद खाना को, उनके भाई बहन को आप किस चीज़ का सज़ा दे रहे हैं। हालांकि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी उमर अब्दुल्ला के दौर हुकूमत में आई थी और एक्टिव मिलिटेंट जो सरहद के उस तरफ गए थे उन्हें वापस लाने की कोशिश की गई। अब जिनके घरों में जो लोग कौमी दायरे से बाहर थे अब वो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अपना जो रास्ता है अलग से चुना था, लेकिन उसके बाद पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, CID वेरिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद और तमाम एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद उनकी सज़ाओं को आप किस खाते में लाते हैं? ये मुतालबा है रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का। नाज़रीन, अब एक और बड़ी खबर, कौमी तहकीकाती ब्यूरो की तरफ से यानी NI की तरफ से छापामारी का सिलसिला गुज़श्ता 2 बरसों से जारी है और आज ताज़ा छापामारी के दौरान अलसुबह बारामूला, श्रीनगर और उसके बाद जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और बाकी मानदा जो टीमें हैं उनके साथ में थी और लगातार सिराजुल उलूम के जो कि नवा बाजार में वाक़ है दलाल मोहल्ला के पास, वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह की तस्वीरें बाकी इलाकों से है। सिराजुल उलूम जम्मू कश्मीर में इस्लामी तालीमात को बढ़ाने में पेश रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जो इस्लामी राब्ता कमेटियाँ हैं उनके साथ आगे बढ़ रहे थे और जम्मू कश्मीर में इस्लामी तालीमात और दुनियावी तालीमात से
तालिब इल्म को आगे बढ़ा रहे थे। अब सीधे चलते हैं अपने साथी पीर मुजफ्फर के पास, क्योंकि आज जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों में रेड्स के दौरान गिरफ्तारियां हुई। इससे कबल हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर रेड्स होते थे लेकिन गिरफ्तारियां हुई। मुजफ्फर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो सवाल मेरा ये है कि जनूबी कश्मीर में ये जो छापामारी हुई, गिरफ्तारी भी, अमूमन छापामारी होती थी, बाद में डेट वगैरह दी जाती थी, आज तो अपने साथ ही लेके गए थे। क्या एंटी टेरर फंडिंग का ही मामला था या कुछ और मामला थे? हाँ जी तजम्मुल, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आज जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के 3 गाँव आज सिरक में मरे। सुबह से आज ये सिरक में मरे, जिसमें शाबल, पुशरू और समसुमा शामिल है। मैं बता दूं, अलग सुबह आज NIA की टीम समसुमू, पुशरू, अच्छाबल पहुंची और यहाँ पे उन्होंने छापामार कार्रवाई के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, अगर मैं अच्छाबल की बात करूँ, यहाँ पे 2 महले हैं, जिसमें मागरे महला है और गोरी महला है। अगर गोरी महला की बात करें, वहाँ पे एक आदमी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, तनवीर अहमद भट्ट उसका नाम है, जो कि एक पेशे से दुकानदारी कर रहा है। इसी तरह अगर हम मागरे महल की बात करें, यहाँ पे 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। एक तो लैब टेक्नीशियन है ओवैस अहमद, और दूसरा भाई उसका उमर, वो बिल्कुल यहाँ अच्छाबल में ही रेडीमेड दुकान चला रहा था। इसी तरह अगर हम पुष्पी की बात करें, पुष्पी में भी NIA टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने जीशान मलिक को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई। बताया जा रहा है वो एक मेडिकल शॉप चला रहा है। इसी तरह अगर समसुमू की बात करें, समसुमू से जावेद अहमद मीर को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने MBA की डिग्री मुकम्मल कर ली है। लेकिन क्या कारण है, कौन सी वजूहत है इसके पीछे की? बहुत बहुत शुक्रिया। टेक्निक खराबी की वजह से हमारा कुकरनाथ तक का राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका। अपने नुमाइंदे पीर मुजफ्फर के साथ मुजफ्फर बता रहे थे कि सिराजुल उलूम के साथ साथ आज जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी के दौरान तकरीबन जो नौजवान थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। और गिरफ्तारी लगातार जो NIA की तरफ से उनके सीनियर अफसरान इसकी खुद इस ऑपरेशन को चला रहे थे, और ASP अनंतनाग भी साथ साथ में थे। वो बता रहे थे कि एंटी टेरर फंडिंग और कई इल्ज़ामात उन्हें और पूछताछ जो है अब शुरू की जा सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता से पेवस्ता अभी काफ़ी टाइम हुआ जब कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ मामलात में मतलूब और मुख्तलिफ केसों में मतलूब घरों पर छापामारी की, और जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बाकी चीज़ों को भी जब्त किया था। और ये तहकीकाती ब्यूरो जो है लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह की छापामारी के बाद अब गिरफ्तारें भी हुई। अब देखने वाली बात होगी कि इस गिरफ्तारी के बाद जनूबी कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो अपना इस मिशन जो है वो किस तरह से जारी रखेगी। नाज़रीन, कोविड-19 पैंडमिक के बीचों बीच में कुछ मुख्तर गैदरिंग के साथ आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मादर मेहरबान की याद में उनके मकबरे पर गुलबारी की गई और कुरान खानी और दुआओं का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने मरहुमा के मकबरे पर गुलबारी की और खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर और दीगर इलाकों से था, इस तकरीब पर मौजूद रहे। और बाद में ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई एक सवालात लिए, लेकिन जवाब जो थे बड़े मुख्तर थे और बड़े मोहतात थे। और उनकी तरफ से कई एक सवालात पूछे गए, जिसमें ED की तलबी, साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया को ED की तलबी और बाकी कई सवालों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इस बाइट को, उसके बाद खबरों का सफ़र जारी रखेंगे। क्यों हैं आप उससे परेशान क्यों हैं आप बताइए? आपके साथी जो मेन स्ट्रीम पार्टी थे जम्मू कश्मीर, हाँ, तो आप परेशान किस लिए हैं? परेशान हो रहे हैं। परेशाान क्यों? जम्मू के मसाइल अलग हैं, कश्मीर के मसाइल अलग हैं, तो क्यों आप इसमें घबरा गए हैं? भी कातिर था। अफगानिस्तान में, कश्मीर में जो तालिबान बढ़ रहा है, पड़ेगा कश्मीर पे। देखिए, अफगानिस्तान अलग चीज़ है, अलग मुल्क है। अल्लाह ताला वहाँ अमन लाए और जो सही होगा वही करे अल्लाह उन लोगों के लिए। मैं इसके ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अफगानिस्तान से मेरा ताल्लुक नहीं। डिलिमिटेशन के हिस्सेदार ना बनने पर महबूबा मुफ्ती जी की माताश्री को ED का नोटिस आया और आज भी लगातार अलग-अलग जगहों पर उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपना बयान दिया।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से 3 सवाल पूछे गए कि अब ईडी की तलबी के बाद क्या कुछ होगा। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले उस पर अपना रद्दमल जाहिर किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम था कि जम्मू में वहाँ के माहौल के मुताबिक मेमोरेंडम दिया गया डिलिमिटेशन कमीशन को, श्रीनगर में यहाँ के माहौल के मुताबिक। तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया कि जम्मू के अपने मसाइल हैं और इसमें आपको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान पर जिस वक्त US फ़ौजें वापस निकल रहे हैं और फ़ौजों के निकलने के बाद किस तरह की सूरत हाल है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है, अल्लाह करे वहाँ पर अमन व आश्ती का पैगाम बहुत जल्द सुनने को आए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन सवालात को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उमर अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा मोहतात हैं और आज भी बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें मशवरा दिया कि फ़िलहाल ज़्यादा ज़राए इब्लाग से ज़्यादा मुखातिब न हो जाए। नाज़रीन, अब एक और बरसी की बात करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को रेशियो मनियों की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ पर शायरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबें इतनी ज़्यादा लिखी जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम तारीखी अवराक पलटने के बाद हम जम्मू कश्मीर के इस विरसे से बाखबर हो जाते हैं। फाजिल कश्मीरी से कौन वाकिफ़ नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया तब हालात उतने ज़्यादा मवाफिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस शम्मा को रोशन किया और मुख्तलिफ इलाकों तक अपना रोल आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस मौके पर आज एक तकरीब के दौरान, चूँकि कोविड-19 की वजह से मुख्तसर मेहमानों को आज मदऊ किया गया था और इन मुख्तसर मेहमानों का तारुफ थोड़ा सा आपको दे दूँ। आप हैं फरजंद ज़ीशान फाजली साहब और उसके बाद सैयद हुमायूं कैसर साहब, बशीर आरिफ साहब, कैंग साहब, शौकत कैंग साहब, मसूदी साहब और बहुत सारी अहम शख्सियात मौजूद। प्रोफेसर जब्बार साहब मौजूद थे जिन्होंने फाजिल कश्मीरी के मुख्तलिफ जो उन्होंने रोल अदा किया उस पर बातचीत की। इस मौके पर एक मैगज़ीन भी आज जारी कर दी गई जिसका दूसरा एडिशन हमारे साथी सैयद इरफान फाजिल ने तहरीर किया, वो इसके एडिटर हैं। और ये मैगज़ीन जो है उन्होंने अपने दादाजी की ज़िंदगी और उसके मुख्तलिफ गोशों पर काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद तैयार की और आज प्रेस क्लब श्रीनगर में रिलीज़ किया गया। तस्वीरों में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गवहर के साथी जो हैं उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। अशफाक गवहर को जम्मू कश्मीर में सहाफ़त के दौर में इनकलाबी नौयत के इक़दाम उठाने और जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात को बेबाकी के साथ पेश करने पर अशफाक गवहर को ये अवार्ड नवाजा गया। फाजिल मेमोरियल अवार्ड 2021 और मैगज़ीन भी इस मौके पर रिलीज़ की गई। हालांकि अशफाक गवहर ने दिल्ली से जो मैसेज भेजा था वो हमारे साथी इरफान फाजिल ने आज खुद पढ़ा और अशफाक गवहर की तरफ से जो फाजिल साहब को खराज क़ीदत पेश किया गया, उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। I am highly thankful to the jury of Fazil Memorial who have selected my name in the field of journalism. I am highly thankful to Alhaj Zishan Fazil Sahab for his contribution towards society and especially for promoting the legacy of Fazil Kashmiri. This award is dedicated to my whole team who work 24/7 with mission to protect the identity of our state. I hope the honorable guests who are present in the function will help us in protecting our culture values and guide us time to time. Thank you so much, Ishfaq Dawda. फाजिल साहब इस दुनिया फ़ानी से 11 जुलाई 2004 को चले गए। तब से फाजिल मेमोरियल का क़याम अमल में लाया गया और हर साल हम ये फंक्शन उनकी याद में करते हैं। उनके चाहने वाले जोग दर जोग इस महफिल में जमा होते हैं और अपना खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अलहाज फाजिल कश्मीरी एक ऐसा नाम है जो कश्मीर के घर घर में पुकारा जाता है। उनके नाते इंतहाई मकबूल हैं। उनकी किताब अनवारी मोहम्मदी को जो दर्जा हासिल है उसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास कि कश्मीरी अवाम उस किताब को कितना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ये किताब और इसकी सीडी मदीना मुनव्वरा की लाइब्रेरी में भी मौजूद है। उनका कलाम आम करने में अबुल हसन फारूकी का खासा रोल रहा है। फाजिल साहब एक हमजहत शख्सियत थे, तरह तरह की शायरी करते थे, गज़ल में, नज़म में, मरसिया में और उसके अलावा नस्र में भी उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी कोई 40 किताबें हैं जिनके कई एडिशन छप चुके हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ न कुछ उस ज़ख़ीरे से आवाम के सामने पेश करें और उनको नई पौध में भी मुतारिफ़ करवाएं।
उनकी याद में हमने पिछली बार गुलनार मैगज़ीन शुरू किया है और इसमें कश्मीर के नुमाइंदा और चीरा कलमकार अपना हिस्सा देते हैं, लिखते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखते हैं, फाजिल साहब पर भी लिखते हैं, अदब पर भी लिखते हैं और तहज़ीब व तमद्दुन पर भी लिखते हैं। नाज़रीन, फाजिल मेमोरियल की इस तकरीब के हवाले से एक और बात आपको बता दूं कि अब की बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने सर्दमहरी का इजहार किया। इसी तरह से गयूर फाउंडेशन की तकरीबात भी होती हैं और बड़े अहम बुज़ुर्ग जो हमारे जम्मू कश्मीर से, जिनका समाज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कोविड-19 की वजह से शायद सरकार जो है इस तरह की तकरीबात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और जो भी उस वक़्त के वज़ीर होते थे या एडवाइज़र साहब होते थे वो साथ साथ में रहते थे। लेकिन आज भी इस सरकारी तकरीब को गैर सरकारी तौर पर मनाया गया। उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की तकरीबात और हमारा कौमी विरसा जो है उसको इस तरह से सामने लाने के लिए सरकार अपना कलीदी रोल अदा करे। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।